नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं एसपीसी एमएसए पीपैप एपीक्यूपी। ये डेमो क्लास रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। एपीक्यूपी, एफएमईए, पीपैप, एसपीसी, एमएसए, इनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लॉन्ग फॉर्म एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ये एपीक्यूपी की है। फुल फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, एपीक्यूपी की लॉन्ग फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए। आप बता सकते हैं। एडिशन पूछ सकते हैं, कौन सा एडिशन चल रहा है, तो ये सेकंड एडिशन है, जून 2008 का आया है। तो इस प्रकार से एडिशन बता सकते हैं आप और फुल फॉर्म बता सकते हैं, ये सब दी हुई हैं। अब आते हैं हम एपीक्यूपी के आईएटीएफ का जो स्टैंडर्ड है 16949/2016 की रिक्वायरमेंट है, क्लोज नंबर ये दिया हुआ है 8321, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसी सप्लीमेंटल आएगी। इसी में भी बात की गई है आपको एपीक्यूपी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं डीएफएमईए, है ना, ईएफएमईए, इन सब की बात करते हैं इसमें। हमें अगला बात करते हैं हम एपीक्यूपी क्या है। एपीक्यूपी है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मेथड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द कस्टमर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी हम एपीक्यूपी की लॉन्ग फॉर्म की बात करें तो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग हो गया। अगर इसका हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये दे सकते हैं, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मेथड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दिस इज ए लाइव डॉक्यूमेंट्स है। ये हम पीक्यूपी की बात करें, लाइव डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमारा इंप्रूवमेंट होता है तो चेंज होता रहता है। तो लाइव डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे मैं बात करूं एफएमईए, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो, पीएफडी, ये सारे लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको डेफिनेशन बताई मैंने, तो ऐसे में डिटेल में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें तो आपको 100% इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हैं कोड टूल के द्वारा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा जा सकता है आपसे टाइप्स ऑफ फेसेस, एपीक्यूपी में कितने फेस होते हैं, तो 5 फेसेस होते हैं। ये प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इन प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्शंस। ये 5 फेसेस होते हैं। अगर इन फेसेस की बात करें, एक्शन, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट ये होता है। तो ये पीडीसी साइकिल बेस पे बताया गया है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए इसको हम लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं। हमने पहले प्लान किया, डू किया, चेक किया, एक्ट किया, तो ये प्रक्रिया बंद नहीं होती है। आपके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसके पूछा सकते हैं बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। एपीक्यूपी कर रहे हैं तो क्या है, हायर क्वालिटी, रिडक्ट द प्रोसेस वेरिएशंस, आपके जो प्रोसेस में वेरिएशन है वो कम होता है। ठीक है, और आपको आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने किसी प्लांट को लगाने के लिए 30 करोड़ रुपए लगाए। हमने एक प्लांट लगाया, उसमें 30 करोड़ रुपए लगा दिए। अब 30 करोड़ हमारे इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए ना, मिलना भी तो चाहिए। हमने लगा तो दिया, 30 करोड़ रुपए लगा दिए हमने, अब वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। तो वही है आरओआई। मिनिमम बेस्ड, मिनिमम कॉस्ट, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, और जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है वो कम से कम बने। डिफेक्ट फ्री लॉन्च प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, बेटर कंट्रोल प्रोसेस चेंजेस, जो भी हमारा कोई प्रोडक्ट में चेंजेस होते हैं वो बेटर होना चाहिए। तो ये आप बेनिफिट्स बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फेस 1, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। इसमें आता है टीम फैसिलिटी स्टडी। हम टीम फैसिलिटी स्टडी करते हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर, मार्केट रिसर्च, ठीक है, डिजाइन गोल्स, प्रीलिमिनरी जो भी बिल ऑफ मटेरियल्स है ये देखते हैं, प्रीलिमिनरी ऑफ क्वालिटी गोल्स, है ना, और प्रीलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, और मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वॉइस ऑफ द कस्टमर की बात करें तो हम कस्टमर से क्या बात करेंगे, एक एग्जांपल बताता हूँ। कस्टमर से हम देखेंगे, जो भी हमारा इंटरव्यूज होगा, कस्टमर से क्वेश्चनिंग आंसरिंग रहेगी। किसके लिए, जो भी आपकी क्वालिटी क्या रहेगी, कब तक टारगेट देना है, ठीक है, वारंटी रिटर्न क्या रहेगी, रिजेक्शन परसेंटेज क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। मार्केट में रिसर्च करते हैं हम, तो मार्केट में रिसर्च क्या देखेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मार्केट में क्या प्राइस का है, हमें कितनी % प्रॉफिट हो सकती है, और जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे हमें कितनी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी।
और हम देख सकते हैं कि हम उससे क्या बेटर करें, जो हम क्वालिटी और क्या बेटर दें, जो हमारे कंपटीटर हैं उससे कितनी अच्छी क्वालिटी दें, वो हमें प्रॉफिट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है फेज टू। फेज टू में प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है आपका DFMEA, डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस हम प्रिपेयर करते हैं। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जो भी असेंबलीज है उसकी हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी डिजाइन कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन वेरिफिकेशन प्लान करते हैं, डिजाइन रिव्यू, प्रोटोटाइप ऑफ बिल्ड मटेरियल कंट्रोल प्लान, यानी प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान हम बनाते हैं, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाते हैं। और जो भी हमारे डिजाइनिंग के रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस। तो आप जो फेज टू में ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं ये आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, या अपनी कंपनी में हम ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आप इंटरव्यू लेते हैं किसी, तो ये आप चीज़ें पूछ सकते हैं प्रिपेयर करना आती है क्या, ये बनाना आता है क्या। साथियों ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से कांटेक्ट करके ये सर्विस ले सकते हैं। इसमें सर्विसेज हैं हमारी, हम इंटरनल ऑडिट का गैप एनालिसिस करते हैं, आपका ट्रेनिंग जो भी आपकी एक्सचेंज होती है उसको इंक्लूड करके टर्मिनोलॉजी देखते हैं आपको क्या आती है, और इसमें से VDA 1.679, 1.63 और IATF 16949 इसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ISO IATF की हम जो भी बात करते हैं वो सारी इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आप सर्विस ले सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो आपके डॉक्यूमेंट हम कंपनी के हिसाब से प्रिपेयर करके आपको देते हैं। ये हमारी कुछ ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करवा सकते हैं और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं BTech, डिप्लोमा, ITI, जिनकी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है वो सारे शामिल इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला बात कर रहे थे हम फेज 3 की। फेज 3 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, पैकिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, है ना, फ्लोर प्लान लेआउट, आपके फ्लोर का लेआउट क्या है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स PFMEA, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाते हैं हम, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, इसमें हम बोलते हैं SOP, WI, ये सारे प्रिपेयर करते हैं हम, यानी जो फ्लोर का जो प्रोसेस का इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेगा, कैसे बनाएंगे हम इसको, तो ये सारे बनाते हैं। अब आपका MSA का प्लान स्टडी करते हैं, MSA का प्लान बनाते हैं, SPC का प्लान करते हैं, स्टडी करते हैं इसको, और मैनेजमेंट का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में आ जाता है आपका प्रोसेस सीक्वेंस फ्लो, पूरा प्रोसेस सीक्वेंस फ्लो, प्रोसेस पैरामीटर्स, टूल, फिक्चर्स, आपकी डाइज मेथड, ये सारी चीज़ बनाते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट्स, ठीक है, मशीन्स, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट तक हम रिव्यू करते हैं, प्रोडक्टिविटी देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। फेज 4 होता है, ये PQP का फेज 4 होता है, ये प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसमें हम पूरा PPAP सबमिट करते हैं, PPAP सबमिट करते हैं, मेजरमेंट सिस्टम रिव्यू करते हैं जो, ठीक है, और आपका जो PPAP जो भी पार्ट्स अप्रूवल प्रोसेस होता है इसको सबमिट करते हैं। ये 18 डॉक्यूमेंट इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं आपके, जो PPAP में 18 डॉक्यूमेंट दिए होते हैं वो सारे आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे PPAP में आगे चल के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। प्रोडक्ट वैलिडेट टेस्टिंग भी देखते हैं, पैकिंग एवेल्यूशन देखते हैं, और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान भी हम इसमें प्रिपेयर कर देते हैं। अगर हमने बात करी थी APQP फेज 4 में आता है तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये 18 डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। 1 से लेकर 7 तक के जो बिफोर PPAP प्रोडक्शन जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, जो APQP बनाने से पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये 1 से लेकर 7 तक। डूरिंग PPAP, जब हमारा PPAP चल रहा होता है तो 8 से लेकर 13 तक के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, और 14 से लेकर 15 तक डूरिंग PPAP डॉक्यूमेंटेशन है, क्वालिटी के लिए डॉक्यूमेंट का रिजल्ट बोल सकते हैं, ये रिजल्ट है हमारे, और डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्वालिटी के, ये रिजल्ट हो गए, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं 17 से 18 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं आफ्टर PPAP के बाद मिलते हैं हमें। एक पार्ट सबमिशन वारंट होता है आपका ना, पार्ट सैंपल हो गए, वारंट रिपोर्ट हो गई, ये सब हमें कब मिलते हैं, बाद में मिलती है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कुछ, वो भी बाद में देता है, ये PPAP सबमिट करने के बाद में, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सैंपल्स बाद में मिलेंगे। जब PPAP सबमिट करेंगे, पार्ट सबमिट करेंगे, तभी प्रोडक्ट सैंपल मिलेंगे, और पार्ट सबमिशन वारंट तभी साइन करके वो कस्टमर देगा। तो ये सब चीज़ें बाद में मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं फेज 5 की, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्शन
एक्शंस। इसमें बात करते हैं तो प्लानिंग ऑफ रिव्यू स्टेटस, जो भी आपके स्टेज पे हम रिव्यू करते हैं प्लानिंग की, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, जो भी हमारा प्रोजेक्ट लगाया था, हमने जो प्लांट लगाया था उसका पूरा रिव्यू करते हैं, कस्टमर कंप्लेंट जो भी कुछ हैंडलिंग है उसको भी देखते हैं, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ देखते हैं। यानी रिडक्ट द वेरिएशंस, जो भी हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस है उनको रिडक्ट करते हैं। इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव द डिलीवरी एंड सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ एक्टिविटी करते हैं, ये हम फेज 5 में करते हैं। तो ये तो रहा एपीक्यूपी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एफएमई की। एफएमई का जो मैंने बात करी थी वो लॉन्ग फॉर्म है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ये इसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ये डेफिनेशन दे रखी है। जो भी हमारे प्रोडक्ट में फेलियर्स होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर एडिशन की बात करें तो ये फर्स्ट एडिशन चल रहा है अभी, जो लेटेस्ट आया है वीडीए प्लस एआईएचए का, ठीक है, वो जून 2019 में लॉन्च हुआ है। तो इसकी अगर पिक्चर की बात करें, इसकी कवर पेज की बात करें तो ये कवर पेज है, पहले ब्लू कलर का होता था, रेड कलर का ये होता था, दोनों मिला के ब्लू और रेड कलर का एफएमईए कलर बन जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये वीडीए, अगर आपसे ये भी पूछा सकता है एआईजे की फुल फॉर्म क्या है, एआईएजे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप। वीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वीडीए की फुल फॉर्म क्या है, वर्बन डियर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। आप ये फुल फॉर्म बता सकते हैं, ये आपकी फुल फॉर्म है। अगला होता है हमारा टाइप्स ऑफ एफएमईए। एफएमईए कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो सिस्टम एफएमईए, डिजाइन एफएमईए, प्रोसेस एफएमईए, मशीन एफएमईए। तो जो मोस्टली एफएमईए यूज होती है प्लांट में वो पीएफएमईए यूज होती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। जो भी आपके प्रोसेस के फेलियर्स होते हैं उसको हम एनालिसिस करते हैं, वो आपकी पीएफएमईए कहलाती है। अगर हम बात करते हैं एफएमईए कैलकुलेट करने के लिए आरपीएन नंबर, ये आपसे पूछा जाता है आरपीएन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरपीएन नंबर होता क्या है। तो आरपीएन नंबर की बात करें तो सेवरिटी, अक्रेंस और डिटेक्शंस की बात करते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो आरपीएन नंबर निकल के आता है वो ये है। ओल्ड एफएमईए था ये कौन सी एफएमईए में था, ये ओल्ड वाला एफएमईए है। जो न्यू एफएमईए है इसकी बात करते हैं तो इसमें एपी नंबर आ जाता है। ये न्यू एफएमईए में आता है एपी नंबर। जो एआईजे प्लस वीडियो का एफएमईए है इसमें भी हम बात करते हैं सेवरिटी, अक्रेंस, डिटेक्शन मिला के देखते हैं, ये हाई है, मीडियम है या लो है, मीडियम लो है। आप 3 पे कैटेगरी डिफाइन करते हैं इसमें आरपीएन नंबर कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो न्यू एफएमई में, ओल्ड एफएमई में आरपीएन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अभी कहीं ओल्ड चल रही है, कहीं न्यू एफएमई चल रहा है, तो हम दोनों पे बात करते हैं। जो ट्रेनिंग देता हूं मैं वो दोनों की ट्रेनिंग देता हूं, दोनों पे बात करता हूं। और कुछ मेजर चेंजेज हुए हैं जो बीडीए प्लस एआईजे के एफएमई आई है इसमें। ये बात करता है 7 स्टेप अप्रोच पे बात करता है। और ये इसमें जो बात करते हैं एपी, पहले आरपी नंबर कैलकुलेट करते थे, एपी बताया था मैंने, ये पीडीएफ इस पार्ट है, ये पीडीएफ इन द इंटीग्रेटेड पार्ट्स। 4M चेंज पे बात करता है, 4M अप्रोच पे बात करता है, ठीक है, एडवांस स्टेटस ऑफ एक्शंस पे बात करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये हम सब बात करते हैं डिटेल में। पहले 16 कॉलम होते थे, अब 36 कॉलम है, तो न्यू एफएमई में ये सारी बात करते हैं। अगर हम बात करें 7 स्टेप अप्रोच की, तो 7 स्टेप अप्रोच में 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, सिस्टम एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन। थर्ड है रिस्क कम्युनिकेशन, आपको रिस्क को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो सिस्टम एनालिसिस, आपका सिस्टम तरीके से एनालिसिस करना, ये 3 स्टेप आते हैं इसमें। फर्स्ट सेक्शन में 3 स्टेप होते हैं, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। पहला होता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस और फंक्शन एनालिसिस। दूसरा होता है फेलियर एनालिसिस एंड रिस्क मिटिगेशन में 3 स्टेप इसमें भी होते हैं। पहला होता है फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन। और रिस्क एनालिसिस में आपको पूरा रिस्क देखते हैं, रिस्क फाइंड आउट करते हैं। और 7वां स्टेप होता है इसमें से रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपके रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं। तो इसकी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। पीपी का मतलब होता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आप ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है पीपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या है इसका। सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस दे रखा है यही सीक्वेंस रहता है इसका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा सकता है कि इसका एफएमई, न्यू एफएमई में जो 7 स्टेप अप्रोच है इसका सीक्वेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एएस का मतलब होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, एफए का मतलब होता है फंक्शन एनालिसिस और एफए फेलियर एनालिसिस, आरए रिस्क एनालिसिस और ओ का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन और डी का मतलब है रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करते हैं हम
एपीक्यूपी का सॉरी पीपैप सॉरी कोर टूल का पीपैप थर्ड टूल है ये, है ना। इसमें से क्या है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, ये फोर्थ एडिशन का है, 2006 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका ये एडिशन दे रखा है। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें अगर तो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस इज यूज टू डॉक्यूमेंट सप्लाई चेन, जो भी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन होती है उसमें यूज किया जाता है। तो अगर डेफिनेशन कह सकते हैं इसकी तो ये आई के है, तो ये इसके बता सकते हैं जो भी हमारे सप्लायर एंड प्रोडक्ट प्रोसेस एक्चुअल जो भी मेजरमेंट सिस्टम होता है तो पूरा डॉक्यूमेंट अंडरस्टूड हो जाता है, पूरा समझ में आ जाता है हमारा क्या है, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए हमें पूरा इसको पीपैप को डॉक्यूमेंट समरी बना सकते हैं, एक समरी में लिख सकते हैं। तो इसकी देखो क्या हुआ है, ये दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन, द पर्पज ऑफ पीपैप is to determine if all customer engineering design record and specifications requirement are properly understood by the organizations of the manufacturing process has to potential to product consistently meeting their requirement during the actual production of the quantity of the production rate। यानी एक्चुअल में कह सकते हैं जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर सब समझ में आ जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाते हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पे देखो, प्रोवाइड द एविडेंस दैट ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन रिकॉर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट आर प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। आप ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, शॉर्ट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप बताएंगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा पर्पज भी क्या है और इसकी डेफिनेशन भी क्या है। तो पीपैप मीन्स चेंज एंड इंश्योर प्रोडक्ट कन्फर्मेंस। पीपैप जो भी हमारा कुछ चेंज होता है तो उसकी कन्फर्मेंस है, या न्यू प्रोडक्ट है या कुछ चेंजेज है उसकी कन्फर्मेंसेस है। अब हमारा पीपैप की सबमिशन की रिक्वायरमेंट कब कब आती है? सबमिशन रिक्वायरमेंट होती है कोई न्यू पार्ट बना रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग चेंज कर रहे हैं, टूल चेंज कर रहे हैं, या कोई टूल 1 ईयर से बंद पड़ा हुआ था ये है, या सब सप्लायर मटेरियल चेंज हो रहा है, आपका चेंज टू पार्ट प्रोसेसिंग है, ये सारी एक्टिविटीज हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें हम, पीपैप इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अगर आपके प्रोडक्ट में या प्रोसेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो आप पीपैप सबमिट करेंगे। सिग्निफिकेंट क्रिटिकल्स है ना, कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो आप पीपैप सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो पीपैप इज अ रिक्वायरमेंट विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो पीपैप आपने कब चेंज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट कब है, तो ये बता सकते हैं, ये भी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दूसरा है टाइप ऑफ पीपैप लेवल्स। आप पीपैप की लेवल कितनी है, तो आप पीपैप की लेवल 5 बता सकते हैं। 5 लेवल होती हैं। पहले लेवल में वारंट ओनली सबमिट किया जाता है अगर आपका प्रोडक्ट अपीयरेंस है, जो बाहर से विजुअल दिखता है, कलर है, कलर की डेल्टा वैल्यू आती है, या आपका सरफेस फिनिश है, फिनिशिंग है, या कोई ग्लो है, दिखने में कैसा है, तो अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। इफ जब कस्टमर की वो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन गाड़ी के बाहर नहीं लग रहा है तो लेवल 1 में। लेवल 2 में वारंट इन प्रोडक्ट सैंपल्स एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा सबमिट टू द कस्टमर। और लेवल 3 में ऑल सपोर्टिंग डाटा सबमिट किया जाता है, वो लेवल 3 में सबमिट किया जाता है। लेवल 4 में क्या होता है, वारंट इन प्रोडक्ट सैंपल्स रिक्वायरमेंट अदर कस्टमर बाय द रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय द कस्टमर। तो वारंट एंड अदर रिक्वायरमेंट एज डिफाइंड बाय द कस्टमर, कस्टमर डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट और चाहिए हमें, तो लेवल 4 में होता है। लेवल में 5 में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आके रिव्यू करता है। तो वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिवाइज्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे आकर के वो उन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा। क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अगर कुछ नहीं मांगता है तो बाय डिफॉल्ट आपको लेवल 3 का ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये लेवल 5 में आता है। अगर हम लेवल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं एस आर स्टार, एस आर और स्टार दे रखा है। एस का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, यह हम समझना बहुत जरूरी है। एस का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन शैल सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटर्न ए कॉपी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आइटम्स एट द एप्रोप्रिएट लोकेशन। यानी एक कॉपी तो कस्टमर को सबमिट करेगा, एक कॉपी अपने पास रिटर्न करेगा। आर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटर्न एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड मेक अवेलेबल टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट। यानी जब कस्टमर मांगेगा तब उसको हम रिक्वेस्ट पे
अवेलेबल करा सकते हैं। स्टार का मतलब देखेंगे आप तो ये सीधा सीधा यही दे रखा है, अवेलेबल करना, दिखाना है, उसे देना नहीं, सबमिट नहीं करना है, इसमें दिखाना है। देखो लेवल 5 में क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आके वो विजिट करेगा, है ना। एक तो था, देखो डेफिनेशन यहाँ पे देखो, वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिवाइज्ड एट ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वहाँ आके वो रिवाइज करेगा। तो ये आपका आर लेवल 5 यूज करेंगे। स्टार का मतलब वो दे रखा है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एप्रोप्रिएट लोकेशन एट सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट। हम सबमिट करेंगे कब, जब कस्टमर मांगेगा तब, ठीक है। तो ये दोनों में समझ में आ गया। ये हम एक कॉपी सबमिट कर देंगे, एक कॉपी अपने पास रिटर्न करेंगे। ये हम दिखा सकते हैं, आर का मतलब दिखा सकते हैं बट देंगे नहीं। इसमें स्टार का मतलब है हम जब मांगेगा कस्टमर तब देंगे उसे। साथियों, ये मैंने सर्विस की बात करी थी, ये मेरी सर्विसेज हैं। अगर आप इस सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगली बात करते हैं हम पीपैप के जो सबमिशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 18 डॉक्यूमेंट होते हैं। ये आपको पता ही होंगे, ये मैं पढ़ूंगा टाइम लगेगा, तो ये सब पढ़ सकते हैं आप। जैसे FME है, कंट्रोल प्लान है, डायमेंशन रिजल्ट है, मास्टर सैंपल रिपोर्ट्स है, ये सारे बहुत सारे हैं। अप्रूवल रिपोर्ट है, मास्टर सैंपल्स है ना, चेकिंग आइडियाज है। 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कुछ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे बाकी बात करें, पैकिंग लिस्ट मांग सकता है, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान मांग सकता है, APQP का टाइमलाइन चार्ट मांग सकता है, किक ऑफ टाइम रिपोर्ट मांग, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपसे मांग सकते हैं। अगला होता है जो पीपैप का रिजल्ट सबमिशन करते हैं वो क्या होता है, अप्रूव्ड, फुली अप्रूव्ड बोल सकते हैं, जो भी हम एंट्री अप्रूव्ड हो सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी फुली अप्रूव्ड जब ही होगा जब आपके पास पूरी मीट होगी, द पार्ट मीट द ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी कस्टमर की और पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने सारी फिलफुल कर दी है, तो आपको वो अप्रूव कर देगा और आप प्रोडक्शन चला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो कहता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है आपका, या डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, अदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर उस आपको प्रोडक्शन सबमिट कर सकते हो, तब तक आप चला सकते हो। रिजेक्ट कर देगा, आप ये सारी कमियों को दूर करिए, उसके बाद ही प्रोडक्शन चलाइए, तो वो रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आप जो कमियां बताई हैं उसने उनको पूरा करेंगे, फिर पीपैप सबमिट करेंगे, तब प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, देखो शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो, प्रोडक्शन क्वांटिटीज मे बी नॉट बी शिपमेंट बिफोर NCR, जो भी अप्रूवल है, जब तक NCR अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम शिपमेंट नहीं कर सकते, भी कर सकते हैं। उसके बाद हम SPC की बात करते हैं। SPC की फुल फॉर्म होती है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, और जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है अभी वो सेकंड एडिशन है, जुलाई 2005 में लॉन्च हुआ था। अगर इसकी फार्मूला की बात करें CPCPK की, तो USL माइनस LSL ठीक सिग्मा, ये सब इसके फार्मूला है। दोनों फार्मूला में देख पाएंगे सिर्फ अंतर आ रहा है सिग्मा का। PPPPK और CPCPK में सिर्फ फार्मूला, इसमें क्या है, प्रोसेस परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है और इसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों के जो फार्मूला दिए हुए हैं इनकी हम बात करें तो ये देखिए आप, ये फार्मूला दे रखे हैं, ये आपका जो है विद इन सब ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशंस और टोटल वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाला जो फार्मूला यूज करते हैं हम, ये वाला, ये हम यूज करते हैं CP एंड CPK में, और ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम PP एंड PPK में। दोनों में सिर्फ यही अंतर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं यहाँ, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सेम है। CP की जो CP का फार्मूला होता है वो भी आपकी स्पेसिफिकेशन विड्थ एंड प्रोसेस विड्थ कैलकुलेट करते हैं, इस प्रकार से आपका दिखा रखा है, यही हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसकी बात करते हैं, हम देख रहे हैं ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, USL LSL ये आपका डिजाइन विड्थ होती है, इसको वॉइस ऑफ द कस्टमर बोलते हैं, ये आपकी प्रोसेस विड्थ होती है। जो UCL LCL होता है ये प्रोसेस विड्थ होती है, ये आपका मीन होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस प्रकार से ग्राफ बनता है आपका, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, अगर इसकी बात करें पहले, अगर टारगेट हमारा ये है, यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है ये, तो ये टारगेट है, ये X डबल बार आ रहा है और यहीं पर हमारा ये टारगेट दिया हुआ है, तो ये हमारा मीन है, तो ये वेल कर्व का है, ये ओके है।
अगर ये हमारा शिफ्ट होता जा रहा है, ये शिफ्ट हो गया, ये स्प्रेड हो गया, स्प्रेड तो ये भी है बट ये शिफ्टेड है, इसका सेंटर ये बढ़ रहा है, इसका सेंटर ये बढ़ रहा है, इस टाइप से शिफ्टेड है। तो हम देख पा रहे हैं, इसमें देखेंगे, ये देखिए ये स्प्रेड हो गया, ये स्प्रेड है, तो इसमें देखें हमारा सीपी सीपी के दोनों कम हो रही हैं, ये ज़्यादा स्प्रेड था तो सीपी सीपी बहुत के कम थी, इसमें भी सीपी, ये देखिए इसमें सीपी ओके है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं है बट सेंटर से आउट है, ये सेंटर से आउट भी नहीं है, ओके है, सेंटर्ड है और ये एकदम बेल कर्व है और हमें एक गैप भी बहुत मिला हुआ है, तो सीपी सीपी के दोनों ओके हैं। नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, कार पार्किंग कर रहा है तो कभी इधर कभी साइड से, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, तो ये कभी भी स्क्रैच आने के चांसेस हो सकते हैं गाड़ी में, गाड़ी कभी डैमेज हो सकती है। इसमें क्या है कि आपका प्रोसेस तो है बट आपको जो कि सेंटर्ड नहीं है, आपका स्प्रेड है, थोड़ा सा स्प्रेड है, इधर भी गाड़ी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, बट इसमें देखेंगे हम तो ये इधर साइड से आपको जाएंगे तो ये वाला गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है, तो ये भी नॉट कैपेबल है, ये आपका कैपेबल है, यानी कि बीच में चलना चाहिए, आपका प्रोसेस इस टाइप से चलना चाहिए। तो जो भी आपका टारगेट दिया हुआ है, सपोज दैट आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे हमारा 18.2 है और प्लस माइनस 0.2, तो जो भी पार्ट बने आपके वो 18.2 के आसपास ही पार्ट बने, इसी के आसपास पार्ट बने तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको सेटिंग करनी है 18.2 पर, ठीक है। इससे क्या आपका प्रोसेस सेंटर्ड रहेगा, आपके पास ये मार्जिन मिलेगा, यानी ये जो मार्जिन मिलता है आपको, इसमें आपको गैप मिल जाता है, आपके पार्ट रिजेक्ट नहीं हो सकते, आपको कंट्रोल रहेंगे। ये भी आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है सीपी सीपी के कितनी चाहिए, तो 1.67 सीपी चाहिए, 1.33 सीपी के चाहिए, तो ये गुड है, आप बता सकते हैं। एक चीज और बताऊं आपको, सीपी और सीपी के बराबर हो सकते हैं, सीपी के कभी बड़ा नहीं हो सकता सीपी से, सीपी सीपी के बराबर हो सकते हैं बट सीपी के कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा बड़ा हो सकता है बट ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, जो हम कंडीशन समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो मशीन शुड बी द हेल्थी कंडीशंस, तो इसको पढ़ लेना, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। गेज आर एंड आर आपका 10% से कम होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसको, ये करना है ये नहीं करना है, डज डोंट है। इसी प्रकार से बात करते हैं कंट्रोल चार्ट की हम, तो कंट्रोल चार्ट में 4 लाइन होती हैं, ये होता है वॉइस ऑफ द कस्टमर, अपर स्पेसिफिक लिमिट, लोअर स्पेसिफिक लिमिट, ये होता है हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ये होता है आपका सेंटर लाइन, यानी मीन, बीच का मीन भी बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मीन है हमारा, इसको हम एक्स डबल बार भी बोलते हैं इसे, ठीक है। जो भी आपका मीन हो गया, ये आपका प्लॉटेड पॉइंट्स हो गए, आपने प्लॉटेड पॉइंट किए हुए हैं, क्या एवरेज आ रहा है आपका। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये यूसीएल एलसीएल कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, मैं एक बार बता देता हूं आपको, एक्स डबल बार प्लस A2 R बार, और इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस A2 R बार, इसका फार्मूला होता है। अगर हम इसकी कैलकुलेट करने की बात करें, इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स डबल बार प्लस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशंस, और इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशंस। इनके फार्मूला होते हैं वो आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार से होता है। इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस टाइप से आपको प्लस करते जाते हैं, ये माइनस करते जाते हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के फार्मूला होता है, और डिटेल में चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करके ये समझ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट चार्ट हम कैलकुलेट करते हैं सी चार्ट, यू चार्ट, एनपी चार्ट, पी चार्ट, और वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं हम एक्स चार्ट, इसे इंडिविजुअल चार्ट भी बोलते हैं, एक्स बार एम आर मूविंग इन चार्ट, एवरेज एंड रेंज चार्ट होता है, और एक्स आर चार्ट, एक्स चार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। ये चार्ट है जो बनाते हैं हम, जो मोस्टली यूज करते हैं इस चार्ट को, वो पीपी के कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। फिर इसको बात करें हम तो सीपी एंड सीपी के कैलकुलेट करने के लिए करते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका जो इंडिविजुअल चार्ट होता है प्रोसेस का वर्जन देखने के लिए करते हैं। अगला आता है हमारा एमएसए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एमएसए में क्या करते हैं हम, इसकी अगर एडिशन की बात करें तो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, 4th एडिशन जून 2010 में आया था, ठीक है।
तो मेजरमेंट सिस्टम इज ए टू कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशंस, मेथड्स, फिक्चर्स, सॉफ्टवेयर ना, और जो भी पर्सनल इन्वायरमेंट एंड द असेसमेंट ऑफ पॉइंट्स यूजिंग द क्वालिटी। तो ये सारे अंडर क्वांटिटीज है, इसको समझने के लिए हम इसको एमएसए करते हैं। तो एमएसए में जो वेरिएशन की बात करें हम, ऑब्जर्वेशन दो प्रकार के होते हैं इसमें वेरिएशन, एक तो मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन होता है, एक प्रोसेस वेरिएशन होता है। प्रोसेस वेरिएशन हम सीपी के एसपीसी कैलकुलेट करते हैं, वहाँ एनालिसिस करते हैं, ये एसपीसी में कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें देखते हैं साइकिल टाइम है ना, जो भी डायमेंशनल डिफेक्ट्स होते हैं या नॉर्मल डिफेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, या डायमेंशनल डाटा रिपोर्ट होती है, सारे हम इसमें करते हैं, ये एसपीसी में करते हैं। और ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं एमएसए में। तो एमएसए में जो कैलकुलेट करते हैं वो दो प्रकार से होता है, एक तो प्रेसिशंस और एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, और दूसरा होता है जो हम प्रेसिशंस कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते हैं ये रेजुलेशंस, आपके इंस्ट्रूमेंट की रेजुलेशंस क्या है, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये कैलकुलेट करते हैं। हम समझते हैं रेजुलेशंस। रेजुलेशंस की बात करूं मैं तो आप देख पा रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स है, दो पार्ट दिए हुए हैं, एक और दो पार्ट। तो एक नंबर का पार्ट हम इसी इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट काउंट आपका 0.1 है, 0.01 है। दूसरा नंबर का पार्ट इससे हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.01 है, तो 3 अंक को नहीं पढ़ पाएगा, 3 डिजिट नहीं पढ़ पाएगा। 3 डिजिट पढ़ने के लिए हमें जो भी लिस्ट काउंट है वो माइक्रोन में चाहिए, 0.001 चाहिए। तो यही एक्यूरेसी है। यानी इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, रेजुलेशन एमएसए इज द एबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम टू डिटेक्ट एंड फेथफुल इन डिटेक्टिंग द स्मॉल चेंजेस, जो भी इंडिकेट करता है स्मॉल चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट। यानी जो भी स्मॉलेस्ट चेंजेस होते हैं आपके मेजरमेंट में, उनको कलेक्ट करने के लिए जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट में काबिलियत है वो आपको रेजुलेशन बताता है। यानी सबसे अच्छी जो भी स्मॉलेस्ट चेंजेस, छोटे से छोटा चेंज हो रहा है आपके प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, उसको पकड़ने के लिए आप यूज करते हैं, वो आपको इसको डिजिटल वर्नियर कह सकते हैं, या जो भी आपकी लिस्ट काउंट सबसे ज्यादा कम है उसको यूज कर सकते हैं। रिपीटेबिलिटी की बात करें तो रिपीटेबिलिटी होती है सेम प्रोडक्ट, सेम पार्ट, सेम गेज और सेम कंडीशंस, यानी एन मैनी टाइम यूज। यानी जो भी हमारे जो रिपीटेबिलिटी है, हम जो यूज कर रहे हैं उसमें सेम ऑपरेटर रहेगा, सेम पार्ट रहेगा, सेम गेज रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी, उसी कंडीशन में हम चेक करेंगे और जो वेरिएशन आएगा वो रिपीटेबिलिटी कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन भी बोलते हैं, एबी भी बोलते हैं इसे। इंस्ट्रूमेंट गेजेस कैपेबिलिटी फॉर पोटेंशियल्स, तो जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट की गेजेस की जो कैपेसिटी है वो भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। विदिन सिस्टम वेरिएशन भी बोलते हैं इसे, इसको हम बोलते हैं विदिन सिस्टम वेरिएशंस। तो रिपीटेबिलिटी क्या हो गया, हाउ मच वेरिएबिलिटी इन द मेजरमेंट सिस्टम टू केस्ड वाइड इन द मेजरमेंट डिवाइस। जो भी हमारा कोई डिवाइस मेजरमेंट में है उसको समझने के लिए हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की। रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेटर रहता है, बाकी सेम पार्ट रहता है, सेम गेज रहता है, सेम कंडीशन रहती है, इसमें सिर्फ चेंज रहता है तो ऑपरेटर चेंज रहता है। तो इसको हम बोलते हैं एप्रेजर वेरिएशंस, यानी ऑपरेटर का वेरिएशन कितना आ रहा है। तो जो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एप्रेजर वेरिएशंस और बिटवीन द जो भी कंडीशंस है वेरिएशन की, वो हम देखते हैं बिटवीन सिस्टम कंडीशंस वेरिएशंस, ठीक है। तो हाउ मच एबिलिटी इन द मेजरमेंट सिस्टम इन केस बाय द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटर्स, हम कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप इस प्रकार से बता सकते हैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की। आगे बात करते हैं वायस की। वायस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जर्व एवरेज माइनस रेफरेंस वैल्यू, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। यानी हमने कोई सैंपल मान लिया, मास्टर मान लिया, इसमें सेम पार्ट, सेम ऑपरेटर, सेम जगह पर हम 10 बार टाइम चेक करेंगे इसको इस इंस्ट्रूमेंट से, तो जो वेरिएशन आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका वायस कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। यानी सेम पार्ट, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम ऑपरेटर, सेम जगह पर, ये भी नहीं जगह हम चेंज कर रहे हैं, नहीं, सेम जगह पर हम इसको चेक करते हैं। जो वेरिएशन आता है
वो आपका वायस कहलाता है। तो वायस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला तरीका है। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी हम कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं। इसमें से वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब कब देखते हैं हम? कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं। प्रेसिसेंस, एक्यूरेसी, इसमें हम रिपीटेबिलिटी, गेज आर एंड आर हम कैलकुलेट करते हैं। ये हम प्रोसेस के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्टेप हैं। मेन स्टेप क्या है? इसमें 10 सैंपल सिलेक्शन करेंगे और जो सैंपल सिलेक्शन करेंगे रेंज लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशंस, आपका जो प्रोसेस का लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। 2 से 3 ऑपरेटर होते हैं इसमें, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आप वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। उसकी कैलिब्रेशन की डेट नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कैलिब्रेशन डेट निकल चुकी है, उस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इस प्रकार से हम जो ट्रायल करेंगे, 3 ट्रायल करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको मैं, ये दिख रहा होगा आपको। जैसे ये ऑब्जर्वर है, यानी ये रिपोर्ट ले रहा है, ये 3 ऑपरेटर्स हैं। इन तीनों ऑपरेटर से ये 10 सैंपल्स हैं। ये मेरा एक स्पेसिफिकेशन था। इस स्पेसिफिकेशन से इस वर्नियर का मैं एमएसए करना चाह रहा हूँ, ये 3 ऑपरेटर का। तो ये 3 ऑपरेटर से डिफरेंट टाइप में मैं चेक कराऊंगा, और ये 10 सैंपल 3 बार चेक कराऊंगा 3 ऑपरेटर से। ये रीडिंग नोट करेगा। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एमएस से गेज आर एंड आर कैलकुलेट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये सैंपल्स हम बात करते हैं, रिपीटेबिलिटी चेक करते हैं इसमें, और डिफरेंट टाइप को चेक करते हैं। तो गेज आर एंड आर आपको बात करेंगे तो 10% से कम होना चाहिए, ये पास है, और ये सेटिस्फैक्ट्री है। 10% से कम आता है तो ये भी आपके इंटरव्यू में पूछा सकता है। अगर 10 से 30 के बीच में है तो मार्जिनेबल एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है बट मार्जिनेबल एक्सेप्टेबल है। आपको देखनी पड़ेगी, गेज की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, न्यू गेज आएगी उसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या इंपैक्ट आएगा, या इस बर्नियर से या माइक्रोमीटर से जो चेक कर रहा हूँ उस प्रोसेस को, उस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहा हूँ, उस पैरामीटर का नेक्स्ट प्रोसेस में क्या इंपैक्ट आएगा, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है उससे कस्टमर कंप्लेंट्स आए तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है। अगर उसके कोई कस्टमर पर कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई फिटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर 30% से ज़्यादा आ रहा है आपका जार अंडार, तो आपका फेल है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है एनडीसीए। एनडीसी होती है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसका अगर बात करते हैं तो इक्वलेंट 5 या ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। द रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वलेंट 5, यानी 5 से बराबर होना चाहिए 5 के, या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको एनडीसी वैल्यू कहलाता है। अगला बात करते हैं हम एट्रीब्यूट एमएसए की। एट्रीब्यूट एमएसए में 50 पार्ट होना चाहिए, 3 अप्रेजल होना चाहिए, 3 ट्रायल होना चाहिए। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिवनेस, फाल्स अलार्म, मिस रेट, कप्पा वैल्यू, ये चीज़ चेक करते हैं इसमें। तो जिसमें भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, जैसे हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है, इसमें से 1 2 3 पार्ट हो गए आपके, इसमें से 30 पार्ट ओके लेंगे, 20 पार्ट नोट ओके लेंगे, टोटल 50 पार्ट लेंगे। तो इस प्रकार से जो डिटेल बना रखी है मैंने, ये पूरा पार्ट ले सकता हूँ मैं इसमें से सैंपल्स। ये उस इन अप्रेजल को पता नहीं होना चाहिए कौन सा ओके है कौन सा नॉट ओके है, इनसे हम डिसीजन लेंगे। तो ये ऑब्जर्वर है, इनसे पूछेगा कौन सा पार्ट ओके है कौन सा पार्ट नॉट ओके है, तो ये डिसीजन देंगे। तो इसका पूरा चेकशीट होती है, वो उसमें एनालिसिस करते हैं। इसमें से देखें बात करें तो इफेक्टिवनेस 90% से ज़्यादा होनी चाहिए तो ओके है, मिस रेट 2% से कम होना चाहिए, फास्ट अलार्म 2% से कम होना चाहिए। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि ये कितना होना चाहिए, कप्पा वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं। ये कुछ सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और अगर ट्रेनिंग चाहिए आपको, ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी प्रकार से डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ, पूरा डिटेल में सिखाता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट भी देता हूँ और पीपीटी भी मिलती हैं आपको, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।